क्या आप भी चाहते हैं कि जीडीएस में आपका सिलेक्शन हो जाए और आप इस जॉब को ज्वाइन कर लें, तो उससे पहले इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। और जीडीएस की वैकेंसी के आने का यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपने 2-3 बार फॉर्म फिल कर लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना कि ये जॉब आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस जॉब को लेके, और आपको इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपना क्या फ़ैसला लेना चाहिए आगे इस जॉब में अप्लाई करने के बारे में या फिर इस जॉब को जॉइन करने के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों के बारे में। जीडीएस जॉब में जो अच्छी चीज़ें हैं, गुड थिंग्स अबाउट जीडीएस जॉब। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप की भर्ती होती है। इसमें मतलब जो लोग ज्वाइन करते हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाते, वो पार्ट टाइम वर्कर्स कहलाते हैं। यानी कि जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाते हैं, वो एक पार्ट टाइम सेंट्रल एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। हालांकि उनकी जो सैलरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रेडिट की जाती है, लेकिन कारण ये है इसका कि एक रूल है जिसका नाम है 3A रूल, जिसके कारण जीडीएस को एक ऐसी श्रेणी में रखा गया है जिसमें जीडीएस एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि एक पार्ट टाइम वर्कर है। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो 70% काम करके देना होता है वो ग्रामीण डाक सेवकों को ही करके देना होता है। जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो 70% कंट्रीब्यूट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सारे वर्क्स में। इसलिए इस जॉब को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब भी माना जाता है, और गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो इन लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि गांव के लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी ऑनर की बात है कि आप लोगों तक सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, उनको अच्छे से सर्व कर रहे हैं। इसीलिए ये जॉब इस टाइप से ज्वाइन करने के लिए बेस्ट है। यदि आपको समाज सेवा करनी है और लोगों तक सर्विसेज पहुंचानी है घर घर तक, तो आप इस जॉब को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम इस गुड एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि सैलरी वगैरह क्या होती है जीडीएस की। तो जीडीएस की जो सैलरी होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन होती है, मतलब उनका जो डेजिग्नेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती है। जैसे कि जो बीपीएम होता है उसकी सैलरी होती है 12,000 प्लस डीए। तो जो 12,000 है वो उसकी बेसिक सैलरी होती है, जिसको टीआरसीए बोला जाता है जीडीएस की भाषा में। और जो डीए होता है अभी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीए चल रहा है 55%, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग मिला के जो जीडीएस की सैलरी होती है वो होती है 18,885 रुपीज़। ये होती है बीपीएम की सैलरी। और जो एबीपीएम की सैलरी होती है वो लगभग 15,500 रुपीज़ होती है प्लस डीए। मतलब उनका जो बेसिक होता है टीआरसी वो 10,000 होता है, और उनका जो डीए होता है 55% 5,500 रुपीज़ होता है। तो ये दोनों मिला के लगभग 15,800 रुपीज़ के लगभग बनता है, और भी 2-3 अलावेंसेस मिलते हैं एक एबीपीएम को। और जो डाक सेवक होता है वो सेम एज़ एबीपीएम सैलरी कलेक्ट करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी भी अच्छी खासी है एक रूरल एरिया में वर्क करने के हिसाब से, यदि आप अपने लोकल एरिया में वर्क कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आप दूसरे स्टेट में जाके वर्क कर रहे हैं या फिर अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में जाके वर्क कर रहे हैं तो ये सैलरी इनफ नहीं है। यदि आपका खुद का घर है और आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप कवर कर पा रहे हैं तो ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है अकॉर्डिंग टू योर लोकल एरिया। और यदि आप लोकल एरिया में नहीं हैं तो थोड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये जॉब अच्छी है। सो एक और अच्छा पॉइंट ये है इसमें कि आपको गांव के लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जैसे कि जो लोग आके थोड़ा मतलब माहौल ख़राब करते हैं ऑफिस का, लेकिन आपको ज़्यादातर काइंड लोग ही मिलेंगे अपने ऑफिस वाले एरिया में, गांव में। तो आप डेफिनेटली लोगों से इंटरेक्शन करना सीख जाएंगे, लोगों को टैकल करना सीख जाएंगे, लोगों को चीज़ें समझाना सीख जाएंगे, जिससे कि इन फ्यूचर यदि आप कोई अच्छी जॉब में चले जाते हैं तो आप में वहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी विद टाइम। बिकॉज यहाँ से आप जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा अपने वर्क को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए। तो ये प्लस पॉइंट है इस जॉब का। और आगे एक और प्लस पॉइंट है इस जॉब का, दिस जॉब इज़ वेरी इंसेंटिव बेस्ड जॉब। मतलब इसमें आपकी जो सैलरी है वो तो फिक्स्ड है 18,000 बीपीएम की, और जो बीपीएम है उसको चांसेस मिलते हैं और दूसरे तरीक़ों से पैसे अर्न करने के। यानी कि वो जो दूसरे तरीके हैं उनमें वो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा।
तो जो जीडीएस है, एबीपीएम और बीपीएम, ये लोग 2 प्रकार से इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, लगभग 3 प्रकार से। जिसमें पहला प्रकार होता है जो बीमा वगैरह होता है आरपीएलआई और पीएलआई का, उसमें कमीशन मिलता है एक बीपीएम को, या एबीपीएम भी अपनी आईडी बनवा सकता है, उसके थ्रू उसे भी कमीशन मिल सकता है। और जो एबीपीएम होता है वो भी इसमें अर्न करने की क्षमता रखता है। और जो हम बात कर सकते हैं कि दूसरा प्रकार होता है, वो जो दूसरा प्रकार होता है वो आईपीपीबी होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसमें प्रति अकाउंट ओपन करने पे आपको कुछ कमीशन मिलता है। साथ ही साथ जो आईपीपीबी के इंश्योरेंस वगैरह होते हैं उनको सेल करने पे भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो जीडीएस को मिलता है, जिससे कि जीडीएस की एक एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। साथ ही साथ जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है टीडी कमीशन। टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट जो किया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, जिसको आप ओपन करवाते हैं कस्टमर्स को कन्विंस करके, उसमें भी आपको कमीशन देखने को मिलता है 2% का 5 ईयर की टीडी में। यदि आप 5 ईयर की टीडी करवाते हैं तो उसमें 2% का कमीशन रहता है आपका। और जो एसबी रहता है, एसबी में टोटल डिपॉजिट का जितना भी प्रावधान बनता है साल भर में, उसमें आपको 1% का कमीशन देखने को मिलता है। यदि आपने 1 लाख रुपीज़ जमा करवाए तो उसमें आपको 1000 रुपीज़ मिल जाएगा। यदि वो विड्रॉल नहीं हुए हैं, डायरेक्ट आपने कैश ले जाके जमा किया है, तो उसमें आपको 1000 रुपीज़ का कमीशन देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो बहुत अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो डेफ़िनेटली वो एक रेगुलर एम्प्लॉय से भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा इस काम को करके, क्योंकि इसमें इंसेंटिव बेस्ड अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं। सो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या-क्या गुड पॉइंट्स थे इस जॉब के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर किस चीज़ के 2 पहलू होते हैं, मतलब जितनी प्रकार की चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, सबके 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा साइड, एक बुरा साइड। तो अभी तक हमने अच्छे साइड की बातें कर ली, लेकिन अब आता है मेन ट्विस्ट। जो बुरी बातें हैं इस जॉब के बारे में, वो अब मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो में मेरे साथ आगे चलिए। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 आता है, आपने हाल फिलहाल में बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू जीडीएस हरासमेंट, टारगेट्स एंड प्रेशर। तो ये एक बहुत गहन मुद्दा है कि जीडीएस जो है वो इतना काम करता है, उसके बाद भी उसके ऊपर टारगेट्स को लेकर प्रेशर बनाया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने का जीडीएस प्रयास नहीं करता, लेकिन पहली बात तो ये कि जो गाँव की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, और गाँव में शिक्षा ना होने के कारण कुछ-कुछ स्थानों पे अभी तक लोग इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं कि वो इन्वेस्ट करने के लिए अभी तैयार हो पाएँ। जिस कारण से आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पे उतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसके लिए भी उनके पास कई बार पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। इस कारण से जो टारगेट्स है वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक फ़ील होते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट को जो ग्राउंड बेसिस है उसके आधार पे टारगेट सेट करने चाहिए, और डिपार्टमेंट को समय-समय पे कैंप्स आयोजित करते रहना चाहिए, जिससे कि जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों। साथ ही साथ जीडीएस को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस प्रकार की किस स्कीम में कितना फ़ायदा है, कितने % का ब्याज दर है, सब कुछ सारी जानकारी डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, तब जाके उनको ग्राउंड में छोड़ना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और सब कुछ जीडीएस को अपने से स्वयं से सीख के ही कस्टमर्स को बताना पड़ रहा है। तो आप सबसे पहले एक 15 दिन की ट्रेनिंग दें उन्हें, जिसमें पूरी जानकारी बताएं, A to Z जानकारी उनको नोट्स के साथ बताएं, जिससे कि इन फ्यूचर वो कस्टमर को अच्छे से चीज़ें समझा पाएँ। तो ये बात तो हो गई कि टारगेट्स को लेकर। और एक और बात ये है कि जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं कुछ-कुछ जगहों के, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ईच एंड एवरी ऑफिसर, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट सम ऑफ द ऑफिसर्स हू आर करप्ट। दे आस्क फॉर ब्राइब, मतलब वो लोग घूस लेने का ट्राई करते हैं एक लीगल चीज़ के लिए। मतलब जो जीडीएस का ऑफिशियली काम होता है उस काम के लिए भी ये लोग घूस लेते हैं, जॉइनिंग के टाइम पे भी लेते हैं कई स्थानों पे। और मतलब ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है अनऑफिशियली, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इस चीज़ से आपको बच के चलना चाहिए, और यदि आपसे ऐसी कोई डिमांड करता है तो आप डायरेक्ट सीबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो इन फ्यूचर वो आपको ही आगे जाके नुकसान करेंगी। इसलिए इन चीज़ों से जितना हो सके उतना बच के चलना है आपको। तो ये हमने बात कर ली टारगेट प्रेशर वाले पॉइंट को लेकर। तो ये पहला पॉइंट हमारा समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है, जीडीएस की जो जॉब है वो एक है अनसिक्योर्ड जॉब। जब कोई भी व्यक्ति इस जॉब को ज्वाइन करवाता है
या करता है तो उससे एक प्रोफार्मा में साइन कराया जाता है, जिस प्रोफार्मा में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब, दिस इज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड दिस विल नॉट फुलफिल योर डेली all your needs because it is a part time job and you should have another source of income for your life. So please आप इस बात को लेकर चलें कि इस जॉब को परमानेंट नहीं माना जा सकता और किसी भी समय आपको बिना किसी कारण के टर्मिनेट किया जा सकता है। ये भी वहाँ पे क्लॉज मेंशन्ड है। तो इस चीज़ को सोच समझ के आप इस जॉब को ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है इन फ्यूचर। अभी तक ऐसा कोई केस निकल कर सामने तो नहीं आया है, पर इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि बिना किसी कारण के आपको निकाला जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। और हाँ, ये एक पार्ट टाइम जॉब है, इसलिए इसमें बेनिफिट्स भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये सोच समझ के ही ज्वाइन करें कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलेगी, उसके अलावा आपका कोई फ़ायदा इसमें नहीं होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इफ़ यू आर जॉइनिंग दिस जॉब। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। सो ये बात तो हो गई पूरी, अभी तक 2 पॉइंट हमने समझ लिए। तो ये पॉइंट नंबर 3 है कि जीडीएस कई स्थानों पे बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं, लाइक 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको जो पेमेंट दी जाती है वो आज भी 4 घंटे के हिसाब से दी जाती है और मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स के हिसाब से दी जाती है। तो इसमें अभी तक मतलब ऐसा है कि काम जो है वो कितने भी घंटे करें आप, लेकिन एक ऐसा वो नियम बना हुआ है, 3A करके रूल है, उसके अकॉर्डिंग 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे की ड्यूटी के पैसे दिए जा सकते हैं जीडीएस को। उससे ज़्यादा देना अलाउड ही नहीं होता, उससे ज़्यादा जीडीएस का काम हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारी सरकार का मानना है। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के समय में बहुत सारे जीडीएस 8 घंटे से ज़्यादा का वर्क करते हैं और मतलब ये एक माइनस पॉइंट है इस जॉब का, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दी है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स इनको देखने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने आपके साथ कंपैरिजन पूरा बता दिया है कि क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही यूनिक और अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेरी जॉब किस प्रकार लगी, कितने % में मेरा सिलेक्शन हुआ। आपको वीडियो के एंड में ये वीडियो शो हो रहा है, इसको जाके फुल वॉच कर लेना। मैंने इसमें पूरी A to Z प्रक्रिया बताई है, मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा जॉइनिंग से रिलेटेड। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो।